मैं स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो बहुत सालों के बाद रेलवे की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया है। चलिए हम लोग वीडियो में देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से टाइप में एग्जाम होगी, कितने लेवल ऑफ स्टेजेस है और कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, आईटीआई कंप्लीट किया है या फिर डिग्री कंप्लीट किए, सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल जिन्होंने अभी कंप्लीट किया है सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इन डिटेल में। इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 20 जनवरी से, यानी कि कल से ही ये प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और अपने पास टोटल 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। टिल 19 फरवरी तक आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। पोस्ट का नेम है असिस्टेंट लोको पायलट, शॉर्ट में कहेंगे तो ALP। ये लेवल 2 का आपको पे लेवल रहेगा 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। इसका इनिशियल पे रहेगा 19,900 और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड A1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 क्या होता है हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा क्रिटिकल होता है। इसमें बहुत तरीके स्पेक्स वगैरह या फिर आपका जो विजन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसलिए हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आपका एज जो है वो मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए एज ऑफ 1 जुलाई 2024 में। और जो कोई भी रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपको मिलेगा। टोटल वैकेंसी सारे RRB मिला के 5696, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कहेंगे तो 5700 अप्रॉक्सीमेटली इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो बहुत बड़ी बात है। तो RRB वाइज और रेलवे जोन वाइज जो डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है कौन से जोन में या फिर कौन से RRB में कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, ये सारे आगे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैंने अपने ऐप पे ये अपलोड कर दिए। अब ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जिनका अभी तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जो फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है, वो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कि अगर आपके पास ITI है तो ITI कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है 10 करके, अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का भी कंप्लीशन होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली 12 करके डिग्री में गए हो तो भी आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। रिजल्ट आपका आपके हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही RRB के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट्स ही अलाउड है। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करने की कोशिश की तो आपका कंप्लीट सारे के सारे जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किए जाएंगे और आप इस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म फिलअप करना, आपके नज़दीक जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग या फिर जितने नंबर ऑफ पोस्ट है ये आपका डिसीजन रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म हमें यहाँ पे फिलअप करना है। एज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो कुछ भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया है। अगर आपको फॉर्म में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, अगर आपको कुछ मिस्टेक हुआ तो आपको एक्स्ट्रा 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। और सिर्फ ये जितने फॉर्म फिलअप का डेट है 28 फरवरी से लेके 29 फरवरी, ओके। अपना फॉर्म फिलअप कब तक होता है? 19 फरवरी होता है ना, 19 फेब तक ही अपना फॉर्म फिलअप प्रोसेस है। उसके बाद इन्होंने सिर्फ 10 दिन के लिए एडिशनल 10 डेज़ के लिए इन्होंने मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे रखा है। लेकिन उसमें भी सारे के सारी चीज़ें मॉडिफाई नहीं हो सकती, जैसे कि ईमेल ID है या फिर मोबाइल नंबर है, ये जो चीज़ें हैं वो मॉडिफाई नहीं हो सकती है, इन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट है CBT 1 CBT 2, 2 तो रहेंगे और कौन से रहेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझ लेना कि CBT 1 से CBT 2 में जाने के लिए 1:15 का रेशियो रहेगा। CBT 1 एक स्क्रीनिंग रहेगी, वो भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नॉर्मलाइजेशन रहेगा, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ भी इन्होंने मेंशन किया है। CBT 1 है, CBT 2 है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और उसके बाद एक थर्ड स्टेज आता है जिसे कहते हैं CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी, ओके। बढ़ते हम लोग आगे, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग रहेगी और आपको ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड मिला जाएगा। ये कितना है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट शॉल एग्जीक्यूट सिक्योरिटी एंड और आइडेंटिटी बॉन्ड वेन एवर नेसेसरी, ओके। नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टिंग से रिगार्डिंग। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आपका किसी भी जगह पे हो सकता है पोस्टिंग, लेकिन आप जिस RRB में जाओगे उसी में आपको मिलेगा। नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र टू द अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट कंप्लीट्स एट लीस्ट 5 to 10 years ऑफ सर्विस। तो कम से कम अगर आपका 5 6 10 साल नहीं होता तब तक आप ट्रांसफ़र के लिए मांग नहीं सकते। अगर
रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको कहीं पे भी भेज सकती है, ऐसा इन्होंने आगे मेंशन किया है। लेकिन खुद से आप ट्रांसफ़र के लिए कम से कम आपका 5 से 10 साल तो होना ही चाहिए, उसके पहले आप खुद से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किया भी तो भी आपका सैंक्शन नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड जो मैंने कहा था A1 है वो बहुत क्रिटिकल होता है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। साथ साथ में विजन जो स्टैंडर्ड है वो 6/6 है, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, विथ फॉकिंग टेस्ट। नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, उसके साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, क्योंकि ये लोको पायलट का जॉब है तो आपको रात को वगैरह भी आपका ड्यूटी रहेगी, तब आपका जो विजन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपने कोई भी लेजिक सर्जरी किया रहेगा, अगर आपका नंबर करेक्शन करने के लिए, अगर आपके आंखों का नंबर करेक्ट करने के लिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इन्होंने मेंशन किया है। आपका कोई भी अगर लेज़र सर्जरी वगैरह हुआ रहेगा, जिसमें स्पेक्टेकुलर्स वगैरह हम लोग निकालने के लिए लेज़र सर्जरी करते हैं, अगर आपका हुआ रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। नेशनलिटी इंडिया तो अलाउड है, उसके साथ साथ सिटीज़न ऑफ नेपाल, सिटीज़न ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजन वगैरह सारे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन एज जो है वो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 30 + 5 ईयर्स आपको मिला जाएगा। OBC कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम है, ओपन के लिए ऐसा इन्होंने लिखा है ना 18 to 30, तो 30 + 5 30 + 3 ऐसा आपको यहाँ पे मिलेगा। जो कुछ भी कैटेगराइज है आप यहाँ पे देख सकते हो, PDF में अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अगर जिनको कन्फ्यूजन है डेट के अकॉर्डिंग तो इन्होंने लिखा भी है कि अपर एज लिमिट इसके पहले नहीं होना चाहिए अनरिजर्व EWS के लिए, तो इन्होंने स्पेसिफिक डेट भी लिखी है कि इसके पहले अगर आपका रहेगा बर्थ डेट तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और लोअर लिमिट के लिए अगर जिनका बर्थ डेट 1 जुलाई 2006 के बाद आता है, नॉट आफ्टर, उसके बाद अगर आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, आगे है एग्जामिनेशन फीस। टोटल आपको 500 रुपीज़ पे करना रहेगा फॉर ऑल द कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट SL नंबर 2, आप आगे देख लेना। लेकिन उसमें से भी 400 रुपीज़ है वो आपके रिफंड हो जाएंगे, जो बहुत अच्छी बात होती है रेलवेज़ की कि अगर आपने CBT 1 अपीयर किया तो ही आपको 400 है उसमें से वो बाद में रिफ़ंड हो जाएंगे। और अगर आपने 250 रुपीज़ पे किया रहेगा SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC और जो कुछ भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, अगर उन्होंने फर्स्ट स्टेज पे अप्लाई किया तो बैंक का कोई भी चार्जेस है वो डिडक्ट करके आपको जो रिमेनिंग फीस है वो आपको वापस की जाएगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपने CBT 1 अपीयर किया रहेगा तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी बीच वाला जो कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट है आप खुद से भी इजीली पढ़ सकते हो। जो कुछ भी मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। PDF मैंने ऑलरेडी कहा है आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप कोई प्रीवियसली किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है एम्प्लॉयर से, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अभी बढ़ते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख के डरना मत, थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लास्ट में तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम तो देनी नहीं है, लेकिन टोटल आपको 3 टेस्ट देने पड़ेंगे। सबसे पहले टेस्ट फर्स्ट स्टेज मतलब CBT 1, सेकंड स्टेज है वो CBT 2 और जो थर्ड है वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। ओके, बढ़ते हम लोग आगे। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। CBT 1 में सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का है, सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको ये देना पड़ेगा। द मार्क्स ऑफ CBT 1 शॉल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करना है, यानी कि CBT 1 में आपको कोई भी कितने भी मार्क्स हो आपको वो फाइनल लिस्ट में नहीं मिलेंगे। अगर आपने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पार कर लिया तो आप CBT 2 के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। पैटर्न एंड सिलेबस क्या है CBT 1 का? टोटल 1 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा 60 मिनट्स के लिए। 75 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। यहाँ पे 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा और नॉर्मलाइजेशन होगा अगर मल्टीपल शिफ्ट में रहेगी तो, और ऑब्वियसली मल्टीपल शिफ्ट में होगी ही। रेलवे का एग्जाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट अपेयर करेंगे तो मल्टीपल शिफ्ट में यहाँ पे पॉसिबल है। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मेंशन किया। UR अनरिजर्व एंड EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। अभी इसका सिलेबस क्या है तो मैथमेटिक्स है, सब टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी, सब टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे मेंशन किया है। जनरल साइंस है, साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल का आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस वगैरह है वो। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस या टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, जो जनरल अवेयरनेस में आता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी, तो स्क्रीनिंग नेचर का है। नेक्स्ट आता है अपना CBT 2, जहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द CBT 2 शैल बी डन RRB वाइज। आपने जिस RRB में फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग RRB वाइज आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। एंड
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT2 शॉल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स, यानी कि CBT1 से CBT2 में 1:15 के रेशो में जो कोई भी कैंडिडेट्स है वो अपीयर सिलेक्ट होंगे CBT2 के लिए। अगर एक स्पेसिफिक किसी भी RRB में अगर 100 वैकेंसीज है तो उसके 15 टाइम्स यानी कि टोटल 1500 इतने नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है 1500 स्टूडेंट वो CBT2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अभी CBT2 का पेपर पैटर्न क्या है, तो ये 2 पार्ट में हो जाएगी, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स एंड टोटल क्वेश्चंस 175 भी दोनों मिला के है, जिसमें से जो पार्ट है वो पार्ट ए है वो 90 मिनट्स का यानी कि 1.5 घंटे का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट बी है जो है 60 मिनट्स का, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी आपको एक साथ ही देना पड़ेगा, सिर्फ उन्होंने पेपर में आपको अलग अलग दिखाई देगा। यानी कि 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का और टोटल 175 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 150 मिनट्स में टोटल 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे अगेन रहेगा। मिनिमम पासिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है इन पार्ट ए के लिए। Only the marks scored in part A shall be counted for shortlisting of the candidates for further stages of this recruitment process, provided the candidates, irrespective of the community, is able to secure qualifying marks in 35% in part B। तो पार्ट ए का जो मार्क्स है वही आपका सिर्फ क्वालिफाइंग, पार्ट ए का जो मार्क्स है वही आपका फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर होगा। शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टडीज, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में से सिर्फ पार्ट ए का जो मार्क्स है वही आपका एक्चुअल मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। और जो पार्ट बी है इट इज़ ओनली फॉर अ क्वालिफाइंग नेचर, जो आपको क्वालिफाई करना ही है पार्ट बी। अगर आपने पार्ट बी क्वालिफाई नहीं किया और यहाँ पे पार्ट ए में अगर आपने टॉप भी किया तो भी आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको पार्ट बी भी क्वालिफाई करना होगा। पार्ट ए में क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे मेंशन किया है टॉपिक, जो अच्छी बात है। सिलेबस हम लोग एक स्पेसिफिकली वो फॉलो कर सकते हैं। नोट लिखा है क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी और कम्युनिटी। तो ये अनरिजर्व हो, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, कोई भी कैटेगरी से आप हो, आपको 35% पार्ट बी में, CBT2 के पार्ट बी में निकालना ही है, ताकि आप क्वालिफाई हो सको और आपका जो मार्क्स है पार्ट ए का वो भी कंसिडर किया जाएगा। सिलेबस फॉर वेरियस ट्रेड्स क्या है, प्लीज़ चेक द वेबसाइट ऑफ dgt.gov.in ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी कि GOI फॉर सिलेबस ऑफ डिफरेंट टेक्निकल ट्रेड्स। आगे लिखा है कैंडिडेट्स विद ITI और ट्रेड अप्रेंटिसशिप a qualification will be required to appear in the section having questions from their trade। तो आपके ट्रेड के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड। उनके जो ट्रेड के क्वेश्चंस है वही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैव टू सिलेक्ट 1 ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स लिस्टेड बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। जिन्होंने डिप्लोमा और डिग्री कंप्लीट किया है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वो कौन से ट्रेड के जो पार्ट बी में है उसमें से कौन सा पेपर है वो अपेयर करेंगे। इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो राइट साइड में ट्रेड्स दिए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा किया है तो उससे रिलेटेड जो कोई भी पार्ट बी में आपको अपियर करना है वो राइट साइड में दिए है। ऑटोमोबाइल अगर इंजीनियरिंग है यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स तो राइट साइड में जो कुछ भी यहाँ पे आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है उसके ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है आपका CBET यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। आप है वो यहाँ पे आराम से देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। आप PDF में देख सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके भी एक बार देख लेना। उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया है, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इन्होंने, फोटोग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए, आपके पास कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए इन्होंने मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं वेबसाइट ऑफ द RRBs पार्टिसिपेटिंग इन CEN यानी कि ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है, आप कौन से RRB से भर सकते हो। तो आप डिफरेंट RRB के वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हो। अपना मैक्सिमम कैंडिडेट्स महाराष्ट्र स्टेट से है, अपने जो चैनल के बहुत सारे जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है वो महाराष्ट्र रीजन से है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मुंबई वाला मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से भी देख रहे हो तो आप डिफरेंट आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे RRB देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के तरफ। CBT1 और जो CBT2 है वो इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ अदर 13 रीजनल लैंग्वेज में भी रहेगा, जिसमें मराठी भी इंक्लूडेड है और बहुत सारे टोटल 13 लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पे एक एक करके मेंशन किए हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी PDF है वो बहुत लंबा है
आपके एक रिक्वायरमेंट जो कुछ भी रहेगा आपको देखना रहेगा, आप आराम से देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, या तो आपने ITI किसी भी ट्रेड में जहाँ पे जो मेंशन है पार्ट ए में उसमें से अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल हो, या फिर अगर आपने 10th के बाद में 3 years ऑफ डिप्लोमा कंप्लीट किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से तो भी आप एलिजिबल हो, या फिर अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग से इस टेक्निकल से रिलेटेड यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी कि ITI वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी और डिग्री वाले भी। यहाँ पे भी RRB एंड जोन वाइज वैकेंसी डिफरेंट RRB के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और मुंबई का मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईलाइट करके यहाँ पे मेंशन किया है। तो SCR के लिए टोटल 26 है, वेस्टर्न रीजन के लिए टोटल 110 है, और सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे के लिए और सेंट्रल रेलवे के लिए यहाँ पे टोटल 411 है। और जो राइट साइड में यहाँ पे मेंशन किए हैं वो शायद एक्स सर्विसमैन के लिए है। हाँ, ये एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे इन्होंने आखिर में मेंशन किए हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी इसके नीचे जो कुछ भी सर्टिफिकेट रहेंगे या फिर एनेक्जर्स वगैरह रहेंगे, अगर आपको चाहिए सर OBC का सर्टिफिकेट, बहुत से स्टूडेंट को लगता है इकोनॉमिकल EBC का जो सर्टिफिकेट है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंट्रल का है तो एक कॉमन एक फॉर्मेट इनको चाहिए रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपके सारे कुछ भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी चाहिए वीडियो आप फिर से एक बार देख सकते हो आराम से, या फिर PDF भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ।